कोरोना वायरस ने शारीरिक संपर्क आधारित खेलों के गणित को गड़बड़ा दिया है। खासतौर पर कुश्ती जैसे खेल इस वायरस से लंबे समय तक प्रभावित रह सकते हैं। वहीं कुश्ती खिलाड़ी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुश्ती के कुछ नियमों में तब्दीली कर इसे शुरू किया जाए। वहीं सिर्फ डमी से प्रैक्टिस करने की इजाजत दिए जाने संबंधी आदेश से खिलाड़ी खुश नहीं हैं। कुश्ती के जाने माने खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी कृपा शंकर बिश्नोई का मानना है कि कुश्ती को कोरोना के दांव से बचाने के लिए बदलाव के साथ इस खेल की रौनक लौटाने की जरूरत है। डिजियाना न्यूज के संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने कृपा शंकर बिश्नोई से वर्तमान दौर में कुश्ती से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना वायरस का जो काल हम लोग देख रहे हैं, इसने पूरे विश्व भर के लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। और बात की जाए खेल और खेल से जुड़ी गतिविधियों की, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा उसमें हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के आने से पहले का दौर और अब का दौर, उसमें हम ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। हम बात जैसे क्रिकेट की ही करें तो अब क्रिकेट में बॉल पर लार या फिर पसीने का उपयोग करने संबंधी प्रतिबंध की तैयारियां कर ली गई है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो फिजिकली कांटेक्ट के बगैर संभव नहीं है, भले ही उसमें बात की जाए रेसलिंग की या फिर बॉक्सिंग की। खासतौर पर रेसलिंग से जुड़ी बात हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कुश्ती के खिलाड़ी कृपा शंकर बिश्नोई जी, जो कि अर्जुन अवार्डी भी हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में कुश्ती का क्या भविष्य है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें फिजिकली कांटेक्ट के बगैर इसे खेला जाना संभव नहीं है। सर, बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है खेल और खिलाड़ियों के लिए। खासतौर पर कुश्ती का जो दौर हम देख रहे हैं वो अब आने वाले समय में कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि बगैर एक दूसरे से संपर्क में आए इस गेम को तो खेलना संभव ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो शारीरिक संपर्कता वाले खेल हैं। बगैर बॉडी कांटेक्ट के खेला ही नहीं जा सकता। तो उसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक गाइडलाइन भी बनाई है, एसओपी तैयार की है। और उसके साथ क्योंकि कोरोना संक्रमण ये मान लिया गया है कि ये लंबे समय तक रहेगा, तो खेल और गतिविधियां भी एक समय तक तो रोकी जा सकती है, क्योंकि अब 2021 ओलंपिक के लिए भी घोषणा कर दी गई है। तो जब तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में भी आ जाएगी तो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्रभावित ना हो, इसलिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ गाइडलाइन के साथ में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उसके अनुसार खेल की गतिविधियों को चालू करने का ऐलान किया है। लेकिन कुश्ती एक ऐसा खेल है कि बगैर शारीरिक संपर्कता के खेला ही नहीं जा सकता। दो पहलवान आपस में भिड़ेंगे ही तभी उसकी पूरी ट्रेनिंग संभव हो सही। भारतीय खेल प्राधिकरण ने डम्मी की पहलवानों को डम्मी का इस्तेमाल करने के लिए कहा। डम्मी यानी कि एक ऐसा पुतला जिसके ऊपर आप टेक्निक लगाएं, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा ओलंपिक चैंपियन भी डम्मी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। डम्मी का इस्तेमाल जब किया जाता है जब कोई विशेष टेक्निक, कोई खतरनाक टेक्निक लगानी हो, जो गर्दन टूटने का डर होता है या कमर टूटने का डर होता है। तो बच्चे जब शुरुआती दौर में आते हैं तो उनको गिराना, विपक्षी पहलवान को गिराना, क्योंकि बच्चा अगर बच्चे को गिराएगा तो चोट लगेगी, तो वहाँ पर डम्मी का इस्तेमाल करते हैं शुरुआती दौर में। लेकिन जब ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, उस लेवल के खिलाड़ी जो ओलंपिक की स्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो खिलाड़ी डम्मी के साथ इतना ट्रेनिंग नहीं करते हैं। उनके साथ में एक जिंदा आदमी साथ में चाहिए, क्योंकि हम खींच रहे हैं, धका रहे हैं, गिर रहे हैं, गिरा रहे हैं, बॉडी को सुकड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। एक विशेष अवस्था में एक जीवित आदमी को जो प्रतिरोध क्षमता लगाता हो, आपस में धकाना, खींचना। अगर मैं आपका हाथ खींच रहा हूं तो आप विपक्ष में दूसरी दिशा में खींचोगे, लेकिन डम्मी नहीं खींचेगी। डम्मी तो मरा हुआ पुतला, डम्मी यानी पुतला। तो पुतले के साथ ट्रेनिंग संभव नहीं है इस लेवल के प्रतियोगिता के लिए। इसीलिए भारतीय कुश्ती संघ ने भी अभी हाथ पीछे खींच लिया है। और जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद साई की जो गाइडलाइन है कि डम्मी के साथ ट्रेनिंग करो, उसमें ढिलाई का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह ढील हो और फिर हम पहलवानों को इजाजत दें। क्या ऐसे दौर में कुश्ती के खिलाड़ी विदेश जाने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे खींचने की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका कितना असर कुश्ती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पड़ सकता है? देखिए, विदेश जाने की बात तो बहुत बाद की है। अभी तो जो राष्ट्रीय कैंप है, नेशनल कैंप, जो हमारे लड़कियों के लखनऊ में लगते हैं और लड़कों के सोनीपत हरियाणा में लगते हैं, जो नेशनल कैंप होते हैं,
वहाँ पे जाने के लिए भी पहलवानों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। सुशील कुमार, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सब पहलवान अपने घर में रह के ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने अपने घर में ही कमरों के अंदर रेसलिंग मेट की व्यवस्था कर ली है, और स्पारिंग पार्टनर जो कि उनके साथ जो ट्रेनिंग करे कुश्ती की, तो उसकी व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। जिम की व्यवस्था उनके पास होती है। लेकिन बहुत सारे पहलवान ऐसे हैं जिनके घर में वो व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कैंप शुरू करना ही पड़ेगा। तो भारतीय खेल प्राधिकरण को मेरा सुझाव भी है कि ऐसे पहलवान जो अपने स्तर पर ट्रेनिंग कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग करने दें, और जो पहलवान नेशनल कैंप में आते हैं उनसे अनुबंध किया जाए कि वो नेशनल कैंप में आ रहे हैं तो वो वापस अपने घर नहीं जाएंगे, बाजार में नहीं जाएंगे। ऐसा अनुबंध करें, ऐसा अनुशासन बना के रखें, सैनिटाइजर करें मेट को। पहलवान जो आपस में दो पहलवान ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वे दोनों ही एक कमरे में रहें, ट्रेनिंग करें, उचित दूरी का ध्यान रखें, मास्क पहने। और इसके अलावा बाहर सब्जी लेने वाले, जो उनका खाना बनाने वाले, उनको भी क्वारंटाइन किया जाए, उनको भी बाहर जाने की अनुमति ना दे। और 50 साल या 55 साल से नीचे वाले खिलाड़ी, कोचीज, सपोर्टिंग स्टाफ या ग्राउंडमैन, या हम कह दें मेस में काम करने वाले जो उनका खाना पीना बनाते हैं, तो 50 या 55 साल से नीचे वाले ही लोग उसमें शामिल करें। एक हम लोग देखते हैं कि कुश्ती का खेल में भी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जब खिलाड़ी होता है वो जब वापस अपने कोच के पास आता है तो तौलिया उससे पसीने से कोच साफ करते हैं, उसके बाद में उससे हवा देते हैं। तो अब क्या इन सब चीज़ों में भी हम देखें कि अन्य खेलों की जो नियम है या जो पद्धति अब तक अपनाई जाती है उसमें ज़बरदस्त अंतर देखने को मिल सकता है। कुश्ती भी उससे मुझे लगता है कि दूर नहीं रह पाएगी, कई यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल सकते हैं इस तरह के। देखिए, तौलिए से पसीना साफ करना ये चीजें बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि 30 सेकंड का जो विश्राम मिलता है, 3 मिनट एक घमासान युद्ध के खिलाड़ी अब खुद ही करे बजाय कोच हाथ में लेने के बाद या करे, इस तरह के कुछ आने वाले इसका सुझाव में शामिल होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि पहलवान अपने साथ तौलिया लेके कैसे जाएगा, लेके तो कोच ही जाएगा ना साथ में। रेस्टिंग पीरियड में कोच उसको जो बताता है, जानकारी देता है, या ये हो सकता है कि पहलवान खुद साफ करे, और कोच अगर करेगा भी साफ तो उन नियमों का पालन करे, हाथ में ग्लव्स पहने, मुंह पे मास्क पहने, यानी कि कहीं ना कहीं अपने को रक्षात्मक रखते हुए वो पहलवान का पसीना साफ कर सकते हैं, और एक उचित दूरी से उसको समझाए। तो ये चीज़ तो पहले भी है कि किसी एक पहलवान का अगर टॉवेल है तो वही इस्तेमाल करेगा, वही टॉवेल दूसरा पहलवान कुश्ती लड़ने आ गया तो वही टॉवेल इस्तेमाल ना हो। तो ये तो बहुत पहले से ये गाइडलाइन है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, एक दूसरे को सफाई रखें, लेकिन रेसलिंग मैट को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। एक कुश्ती के बाद जब दूसरा मुकाबला आ रहा है, रेफरी को दूरी बनाने की जरूरत है, रेफरी को ग्लव्स मास्क पहनने की जरूरत है। तो हर आदमी को, चाहे वो टीम के साथ डॉक्टर हो, फिजियो हो, मसाजर बगैर हाथ लगाए मसाज ही नहीं कर सकता। एक पहलवान को सोना बात, स्टीम बात पहलवान ले रहे हैं, तो यानी कि मैं समझता हूं कि अब जो नेशनल कैंप शुरुआत करने की जरूरत अगर है तो भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण को पहलवानों के साथ अनुबंध करने की जरूरत है। ऐसा बॉन्ड भरवाने की जरूरत है कि आप नेशनल कैंप में आ गए हो तो एक जेल में आ गए हो, एक सुरक्षित जेल जहां पे हर तरह की आपको सुविधा होगी, और आप राष्ट्र के लिए मेहनत करें और मेडल जीतें। बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर वालों के पास भी नहीं जाएंगे। अगर कोई पहलवान घर जाता है, जरूरी काम से भी जाता है और वापिस आता है, तो 14 दिन नेशनल कैंप में उसको क्वारंटाइन रखने की भी जरूरत और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो 14 दिन के बाद वापस से शारीरिक संपर्क वाले खेल में उन पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करे। और ये सुझाव मेरे द्वारा दिए भी गए हैं भारतीय कुश्ती संघ को। एक मानसिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ होना चाहिए, कोरोना से लड़ रहे हो या फिर कुश्ती के मैदान में हम मौजूद हों। अब एक वर्चुअल दुनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और आगे समय जब रहेगा तो हम देखेंगे कि इस बीच में खेल तो चालू हो जाएंगे लेकिन दर्शक नहीं रहेंगे। ऐसे में खिलाड़ी जो तालियों की गड़गड़ाहट पे, एप्रिसिएशन से, एक जोश और जुनून से लबरेज हो जाता है, उसके लिए अब किस तरह से अपना टेम्परामेंट पूरा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर दर्शक के बड़े से बड़े जब मुकाबले होंगे तो कैसे तैयार कर पाएंगे अपना? देखो, कोरोना के पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की समस्याएं पूरे विश्व में आएगी, जहां पे अब दर्शकों के अभाव में खिलाड़ियों को अपना खेल का प्रदर्शन करना होगा। लेकिन वो समय आ गया है, तो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना इसके लिए भी ट्रेनिंग अब जरूरत लग रही है।
बिल्कुल, ट्रेनिंग मानसिक रूप से साइकोलॉजिस्ट होते हैं नेशनल टीम के पास में, और अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही दृढ़ और संकल्प करा हुआ व्यक्ति होता है, यानी बहुत पक्का व्यक्ति होता है, और वो स्थिति और परिस्थितियों को भाप के अपने आप को बदलने के लिए यानी तैयार रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी स्थिति बदल गई तो उसके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके पास टाइम है उस चीज़ को बदलने के लिए। तो कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। वो कहावत आज सार्थक सिद्ध हो गई है। हालांकि ये पहले भी ये साइकोलॉजी ही है कि मन के जीते जी, मन के हारे हार। तो उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना बेहद जरूरी है। जैसा नियम में परिवर्तन हो जाता है कुश्ती के, वैसे ही ट्रेनिंग करने के तरीकों में भी बदलाव हो जाता है। एक आर्थिक स्थिति अब कैसी हो सकती है, क्योंकि तमाम जो आयोजन होते थे कुश्ती से जुड़े, उन पर अब 2 महीने करीब हो गए, ब्रेक लग गया है, आने वाला समय भी अनिश्चित है। उसका फेडरेशन की आर्थिक स्थिति पर भी कितना फर्क पड़ सकता है, और उसको लेकर भी क्या अब कुछ मदद सरकार से मांगी जाएगी खिलाड़ियों के द्वारा? देखिए, आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात करें, जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेलते हैं, राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन खिलाड़ियों को जरूर फर्क पड़ेगा जो अभी बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो दंगलों के ऊपर आधारित है, जो कि जगह जगह गांव खेड़ों में या होली में, त्योहारों में कोई मन्नत मांगता है तो दंगल कराता है, कोई राजनीतिक दंगल होता है तो वहाँ पहलवानों को कुश्ती लड़ने के बाद में उनको पैसा मिलता है, और वो आर्थिक स्थिति उनकी सुधरती है, वो डाइट का पैसा होता है, और इसी से उनकी डाइट का पूरे साल भर का प्रबंध होता है। तो कहीं ना कहीं वे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे जिनको दंगल के आधार पर उनकी डाइट का प्रबंध होता है, जो बेरोजगार हैं, जो अभी अपना कैरियर इसमें बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका खेलों से दूर हो जाएगा, चाहे वो कुश्ती हो चाहे कोई भी खेल हो। कुश्ती से तो खास करके, क्योंकि गांव देहात में कुश्ती के आयोजन हर दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं। पहलवान खेलते हैं, पैसा मिलता है उनको, और वो खर्च करते हैं अपना डाइट, बादाम, जूस, घी ये लेते हैं और तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी डाइट ही जब नहीं मिलेगी, दंगल ही नहीं होंगे, तो फिर उनका खेल चौपट होने की बहुत संभावना है। क्या ये माना जाए कि जो दंगल कोरोना के खिलाफ जा रहा है, उसमें जो कुश्ती खेल है वो कोरोना के दांव में फंसी हुई नजर आ रही है फिलहाल उन खिलाड़ियों के लिए जो अभी उभरते हुए हैं, और जिनको ज़्यादा से ज़्यादा खेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दंगलों के ऊपर निर्भर है, और जिनको दंगलों से पैसा मिलता है, डाइट का पैसा मिलता है, जो बेरोजगार खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी मार इस कोरोना की पड़ेगी। कब तक एक बार आपको लगता है कि पुनः जो है थोड़ा व्यवस्थित हालात हो सकते हैं कुश्ती के लिए? देखो, कुछ दंगल वालों से भी मेरी चर्चा हुई है, क्योंकि अगर कोई भी आयोजन कराया जाता है तो कलेक्टर से या वहाँ के प्रशासन से आपको अनुमति लेने के बाद ही करा सकते हैं आप। तो हो सकता है आगे अनुमति इस तरह की मिल जाए, बगैर दर्शकों के स्पर्धाएं उन खिलाड़ियों को उनको चेकअप करके और उनके स्पर्धाएं कराएं। और यूट्यूब और ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल अब होने लग जाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों को लाइव दिखाने के लिए। तो अब वो प्रचलन धीरे धीरे चलेगा, तो कुछ न काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। कुश्ती में भी बदलाव की पूरी गुंजाइश है कि लंबा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है नियमों में भी? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि आप अब ये ऐसी संक्रमण चल रहा है कि हर व्यक्ति पे शक करना चाहिए। अब आप लोग आए तो मैं भी आप पे शक कर रहा हूँ और दूर खड़ा हूँ, तो शक करना एक अच्छी बात है, और अपने आप को बचाव रखने के लिए हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखना है और दूर रहना है। तो और कुश्ती में दूर रहा नहीं जा सकता। तो कुश्ती के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ, इनको चाहिए कि नेशनल कैंप जारी रखे, लेकिन उसको एक जेल में बदल दे। और जेल में बदलने के बाद पहलवान वहीं रहे, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वहाँ पर कोरोना संक्रमण फैल ही नहीं सकता। अगर अनुशासन में रह के खिलाड़ी एक जेल में पूरे नियमों का पालन करके ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको और मेरे को दूरी बनाने की जरूरत ही नहीं। हम घर में दूरी कहाँ बना रहे हैं, हम घर में सब एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं, क्योंकि घर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो जब जेल बना देंगे तो आप कितनी ही अभ्यास कर सकते हैं, कितना ही अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, रेसलिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं, डाइट ले सकते हैं। तो वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, मेस में काम करने वाले कर्मचारी, ग्राउंडमैन, रेसलर, इन सबको आप जेल में तब्दील कर दें और हर तरह की सुविधाएं उनको वहाँ अंदर ही प्रोवाइड कराएं, तो कोरोना हो ही नहीं सकता। आप अच्छी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो यह है जाने माने कुश्ती खेल के जानकार
और राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी, कृपाशंकर बिश्नोई जी, तमाम पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना के खिलाफ जो हमारा दंगल है उसमें फिलहाल कुश्ती और बॉक्सिंग जैसे वो सभी खेल जहां पर शारीरिक कांटेक्ट ज़रूरी हो जाता है वो फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये समय के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से नियमों में तब्दील करके कोरोना के इस दांव पर पलटवार करते हुए कुश्ती एक बार फिर हम सभी के बीच में होगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।